So welcome back guys to my channel. I am Sudiksha Singla teaching you class 11's history chapter An Empire Across Three Continents. So let's start with the lecture number 2 where we will be studying the early empires. So let's start. अर्ली एम्पायर, तो जो रोमन एम्पायर है हमारा, जिसके बारे में हम लेक्चर नंबर 1 में भी डिस्कस करके आए हैं, उसे हमने 2 टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया है। जो 1st से 3rd सेंचुरी वाला टाइम पीरियड है हम उसे बोलते हैं अर्ली एम्पायर का टाइम पीरियड, और जो 3rd से लेट 6th तक का है उसे हम बोलते हैं लेटर एम्पायर। अब ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि अर्ली एम्पायर में क्या था कि जो भी रोमन एम्पायर्स में जो भी एम्परर्स ने रोम के एक्सपेंशंस की थी, उन्होंने अलग अलग एरिया को कॉन्क्योर किया था। वो एरिया 3rd सेंचुरी तक इकट्ठा था, मतलब पूरा लार्ज जो एरिया था वो सारा इकट्ठा था, एक ही एम्परर के अंडर था, ठीक है। पर लेटर एम्पायर के पीरियड में 3rd से 6th सेंचुरी के पीरियड में जैसे ये रोम है तो ये टूट गया पार्ट्स में। ये वाला पार्ट इससे अलग हो गया, फिर ये ऐसे दिखने लग गया, फिर ये वाला पार्ट इससे अलग हो गया तो फिर ये ऐसे दिखने लग गया, फिर ये वाला पार्ट अलग हो गया तो फिर ये ऐसे ही रह गया, है ना। तो ऐसे कर करके रोमन एम्पायर का द एंड हो गया लेटर पीरियड्स में 3rd से 6th सेंचुरी में, ठीक है। इसीलिए हम इसे 2 टाइम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। 1 to 3rd वाला वो टाइम पीरियड जिसमें बहुत सारी कॉन्क्योर की टेरिटरीज़ और वो सब इकट्ठे रह रहे थे खुशी से, और 3 से 6 में क्या होता है कि लेटर एम्पायर में सब कुछ ख़राब हो जाता है और वो टेरिटरीज़ छोड़कर चले जाते हैं, जैसे कि वो छोड़कर चली गई थी आपको, ठीक है। तो यही होता है, ओके। होप डिफरेंस समझ आ गया हो अब ये वाली एग्जांपल से तो आपको। तो नेक्स्ट इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन 2 सुपर पावर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव एम्पायर्स, रोमन एम्पायर एंड मच मोर डिफरेंस दैन दैट ऑफ ईरान। अब ईरान और रोम के एम्पायर्स में बहुत सारा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। जो ईरान है उसकी लैंग्वेज, पूरा नहीं लिखूँगी मैं, पूरा आएगा नहीं, ठीक है। उसका कल्चर, उसका ट्रेडिशन, उसके अंडर जो भी लोग रहते हैं ईरान के अंडर, ईरानियन एम्पायर के अंडर, उन सब की लैंग्वेज सेम है, वो सभी ईरानियंस हैं, ठीक है। और उनका कल्चर सेम है, उनके ट्रेडिशन सेम है, मतलब ओवरऑल उनमें डाइवर्सिटी नहीं है। पर अगर हम बात करें रोमन एम्पायर की, ओ माय गॉड, इसमें जितनी डाइवर्सिटी है उतनी किसी में हो ही नहीं सकती। लैंग्वेजेस अनलिमिटेड, कल्चर वेरी डाइवर्स, ट्रेडिशंस नॉट टू बी काउंटेड, ठीक है। इनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस अलग हैं, कल्चर बहुत डाइवर्स है, ट्रेडिशंस हम काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे हैं, रिलीजन्स बहुत अलग हैं। पर इन सब में रोमन एम्पायर के जो लोग हैं उसमें सिर्फ एक चीज़ कॉमन है कि ये एक ही एम्परर के अंडर आते हैं, एक ही गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंडर आते हैं। ये इनमें कॉमन है, बाकी सब इनमें अलग है, लैंग्वेज भी अलग, कल्चर, ट्रेडिशन, रोमन रिलीजन्स, एवरीथिंग इज़ अलग। बट इन ईरानियन एवरीथिंग इज़ सेम, कुछ भी अलग नहीं है इनमें यही डिफरेंस है मेजर रोमन और ईरानियन एम्पायर्स में, ठीक है। समझ आ जाएगा मुझे लगता है, अब लिख सकते हो तुम अगर डिफरेंस आ गया 3 मार्क्स में। वैसे तो इतना टीचरों वाला क्वेश्चन आएगा नहीं, बट आ भी सकता है, बाकी है ना, हम क्या करें, क्या ही कह सकते हैं। तो जो हमारे प्यारे क्यूटी छोटे छोटे लेस डाइवर्स ईरान के अंडर, सबसे पहले तो पार्थियंस ने उन्हें क्या किया था, रूल, और उसके बाद ससानियंस ने किया था। पहले पार्थियंस ने किया था, फिर ससानियंस ने किया था। द डायनेस्टीज दैट रूल्ड ईरान इन द पीरियड रूल्ड ओवर अ पॉपुलेशन दैट वाज लार्जली ईरानियन ही पॉपुलेशन थी ईरान एम्पायर के अंडर, ठीक है। पर रोमन एम्पायर बाय कॉन्ट्रास्ट वाज अ मोसेक ऑफ टेरिटरीज। मोसेक ऑफ टेरिटरीज मतलब जैसे एक पेंटिंग होती है ना, मोसेक पेंटिंग वो होती है जिसमें अलग अलग कलर्स हों, ठीक है, रेड स्टोन हो, ब्लू स्टोन हो, ब्लैक स्टोन हो। वैसे ही रोमन एम्पायर के अंडर कोई किसी कल्चर का है, कोई किसी कल्चर का है, कोई किसी कल्चर का है, कोई किसी टेरिटरी को बिलोंग करता है, कोई किसी बाउंड्री को बिलोंग करता है, ठीक है। दैट आर चीफली बाउंड टुगेदर बाय अ कॉमन सिस्टम, गवर्नमेंट। तो उनमें सब कुछ डिफरेंट है बट एक कॉमन सिस्टम है, दैट इज़ गवर्नमेंट उनकी कॉमन है, एम्परर उनका कॉमन है। मैनी लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन द एम्पायर बट फॉर पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन एंड ग्रीक वर यूज्ड।
वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी पूरे एम्पायर में, बट एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए उन्हें कोई भी 2 लैंग्वेजेस सिलेक्ट करनी पड़ी, वो थी ग्रीक और लैटिन। अब सीधी सी बात है, इन दोनों को ही क्यों सिलेक्ट किया गया? क्योंकि इसे अपर क्लास वाले लोग बोलते थे, क्योंकि अपर क्लास का तो हमेशा डोमिनेशन रहा है, तो इससे अपर क्लास वाले लोग जो थे बोलते थे, इसीलिए इसे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में यूज़ किया गया। ठीक है। इंडीड द ओनली लैंग्वेजेस द अपर क्लासेस ऑफ द ईस्ट स्पोक एंड रॉट इन ग्रीक एंड दोज ऑफ वेस्ट इन लेटिन। अब इसे याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, जो ईस्ट वाले लोग थे वो ग्रीक बोलते थे, जैसे ये रोम है, रोम का ईस्ट वाला पार्ट ग्रीक बोलता था और वेस्ट वाला पार्ट हमारा, एक तो आधे बच्चों को ईस्ट और वेस्ट ही नहीं पता होगा, जो वेस्ट वाला पार्ट था हमारा वो लैटिन बोलता था और ईस्ट वाला पार्ट हमारा ग्रीक बोलता था। तो इसमें हम ABCDEFG नहीं करते, तो EFG ईस्ट ऑफ ग्रीक। ठीक है, ईस्ट जो है वो ग्रीक बोलने वाले लोगों का है, ईस्ट ऑफ ग्रीक EFG। ठीक है, कि ईस्ट जो साइड है कंट्री की, एम्पायर की, उसमें ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती है, ईस्ट ऑफ ग्रीक। दूसरी तो अपने आप पता लग जाएगी कि फिर वेस्ट में लैटिन बोली जाती है। ठीक है, याद हो जाएगा ऐसे, आपको बहुत अच्छा है ये याद करने के लिए। Those West in Latin and the boundary between these broad languages are ran somewhere across the middle of the Mediterranean between African provinces Tripolitania and Cyrenaica. All those who lived in empire were subjects of single ruler and the emperors regardless of where they lived and what languages they spoke. Regardless of what languages they spoke or in which part of the empire they reside, they live, but still they have one thing common, which is their government and their emperor. ठीक है, तो जो हमारी ये लैंग्वेजेस के थ्रू डिवीजन हुई है वो कैसे हुई है, लेट्स सी इन द मैप। तो ये हमारा मैप है, यहाँ पे हमारा आ जाता है ट्राइपोलिटेनिया एंड साइरेनिका, ये ऐसे डिवाइड कर दो, ये है वेस्ट साइड, ये है ईस्ट साइड, ईस्ट ऑफ ग्रीक, यहाँ पे ग्रीक बोली जाती है और यहाँ पे क्या बोला जाता है, लैटिन बोली जाती है, एज सिंपल एज समथिंग। सो लेट्स सी, यहाँ पे भी सेम चीज़ ही लिखी हुई थी ना, कि ये ट्राइपोलिटेनिया विच वॉज लैटिन स्पीकिंग and Cyrenaica, which was Greek speaking. All those who lived in empire were subject of single ruler. The regime established by Augustus, the first emperor in 27 BCE, was called Principate. Although Augustus was sole ruler and the only source of authority, the fiction was kept alive that he was actually on the leading citizens of Precepts in Latin, not the absolute ruler. तो क्या था कि अगस्तस अंकल जी आए, हमारे पहले अंकल आराम से तुरते तुरते आए। अब अगस्त का जो महीना है जिसमें मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, वो अगस्त का महीना भी इन्हीं एम्परर के द्वारा रखा गया है, इनके ही नाम पे रखा गया है, अगस्त एंड अगस्तस। एंड जहाँ तक मुझे लगता है अगस्त जो महीना है वो अगस्तस के नाम पे जो रखा गया है वो लड़कियों का बहुत फेवरेट महीना होगा, क्योंकि अगस्त में आती है राखी। ठीक है, तो अगस्त तो भाई लड़कियों का फेवरेट महीना है। ठीक है, लड़कों का तो नहीं होगा, भैया का हमारे, तो उनकी तो जेब ढीली होती होगी, उनके तो नहीं, वो उन्हें तो ऐसे होता था अगस्त कहाँ से आ गया, रक्षाबंधन आ गई, पैसे देने पड़ेंगे, गिफ्ट देने पड़ेंगे। लड़कियों को होता है कि आहा ये भी ये भी ये भी ये भी। और तुम्हें पता क्या है, हमारे भैयाओं को लगता है कि ये जो राखी है ये 10-20 रुपए की आती है, 50 रुपए की, और शगन जो है वो 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये ले लेते हैं। भाई कोई उन्हें बताए कि अगर अच्छी राखी लेकर के आओ तो वो राखी भाई 200-300 की आती है, जो अच्छी वो रेजिन आर्ट वाली राखियाँ आती हैं। पर इनको समझाए कौन, इन्होंने कौन सा कभी ख़रीदी है। तो हमारे आधे पैसे तो भाई उनके शगन में से ही निकलने होते हैं, राखी के 250 की तो राखी लेके आते हैं हम, है ना, समझते नहीं हैं। चलो बैक टू टॉपिक, बहुत बातें कर ली। That he was actually on the leading citizen, not the absolute ruler. This was done out of respect for Senate, the body which has controlled Rome earlier in the days when it was republic. तो क्या था, अगस्तस अंकल आए जी, उन्होंने पहले एम्परर थे वो रोमन एम्पायर के 27 BCE में। उससे पहले जो हमारा रोमन एम्पायर था वो पूरा अच्छे से चल रहा था, रिपब्लिक चल रहा था। वहाँ पे एक सीनेट नाम की वो थी, व्हाट इट इज़, जैसे हमारे यहाँ पे
असेंबली नहीं होती, वैसे ही सीनेट नाम की असेंबली थी वहाँ पे। वो हम पढ़ते हैं क्या थी। द रिपब्लिक वॉज द नेम फॉर अ रेजाइम इन विच द रियलिटी ऑफ पावर ले विद द सीनेट, अ बॉडी डोमिनेटेड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी फैमिलीज who formed the nobility and practiced the republic, represented the government of the nobility, exercise through whatever। तो 509 BC से लेकर 27 BC तक सीनेट ही जो थी रोमन एम्पायर को कंट्रोल कर रही थी। सीनेट क्या था, जो भी अपर क्लास के लोग थे जिनके पास बहुत ज़मीन जायदाद थी, वेल्दी फैमिलीज़ थे फ्रॉम जनरेशन्स, पिछली जनरेशन से, चाहे वो इटली के थे चाहे वो रोम के थे, वो इकट्ठे होके एक असेंबली में बैठते थे और डिबेट एंड डिस्कशंस करते थे और एक लॉ बना देते थे। तो ऐसे रिपब्लिक चल रही थी, किसी एक एम्परर के हाथ में, किसी एक इंसान के हाथ में एब्सोल्यूट पावर नहीं थी। सीनेट में सब कुछ डिस्कस होता था और डिबेट्स होती थी, उसके बाद कोई लॉ बनता था, ठीक है। पर इस चीज़ में बहुत टाइम लग जाता था, तो जो पीसफुल वाले लॉज होते हैं वो जल्दी जल्दी नहीं बन पाते थे बिकॉज ऑफ डिबेट एंड डिस्कशंस, और सीनेट से इतना अच्छा काम चल भी नहीं रहा था। तो अगस्तस जी उठ करके आए, वो कहते कि अब से मैं जो हूँ मैं इसका लीडिंग सिटीज़न रहूँगा। अभी अगस्तस अगर सीधा कह देता कि भाई मैं एम्परर हूँ, मेरे पास एब्सोल्यूट पावर रहेगी और मैं ही जो चाहूँगा वही होगा, तो लोग तो भाई जुत्तियाँ निकाल लेते कि हम तो भाई तुम्हें नहीं मान रहे, ऐसे कैसे तुम सीनेट को एंड करके अपने आप 1 मिनट में खड़ जाओगे, 1 दिन में तुम कैसे आ जाओगे एक रात में और हमारी प्लेस ले लोगे, है ना। तो वो सब तो जुत्तियाँ मारने के लिए निकाल लेंगे अपनी। तो अगस्तस बीइंग क्लेवर, उसने क्या कहा कि मैं तो भाई जी सीनेट का एक लीडिंग सिटीज़न हूँ, कि जो भी लॉ बनना हो वो मुझसे होकर के जाए, कि मेरी डिबेट और डिस्कशन और मेरी रजामंदी के बिना वो जो चीज़ आप कह रहे हो कि होगी वो नहीं होनी चाहिए। अगर इन्होंने लॉ बनाया कि अब से जो नाइल रिवर का पानी है भाई, मेडिटेरियन सी का जो पानी है वो वेस्ट साइड से निकलना चाहिए, पर अगस्तस जी को लग रहा है कि नहीं नहीं जी, ये तो नॉर्थ से ईस्ट से ही निकलना चाहिए, वेस्ट साइड से नहीं निकलना चाहिए। तो वो कहता है कि इस पर मेरी राय लेनी ज़रूरी होगी, हर लॉ पे मेरी राय लेनी ज़रूरी होगी, क्योंकि अगर वो कह देता कि मैं एब्सोल्यूट पावर हूँ, है ना, मैं ही सारे डिसीजन लूँगा, तो लोग उसे एक पल भी रुकने ना देते सीनेट में, ठीक है। तो ऐसे उसने धीरे धीरे अपने पैर जमा लिए। ओके, this was done out of respect for Senate, the body which had controlled Rome earlier in the days when it was republic. The Senate had existed in Rome for centuries and had been remained a body representing the aristocracy, that is wealthiest families of Roman and later Italian descent, mainly landowners. Most of the Roman histories that survive in Greek and Latin were written by the people from Senate. सीनेट के ही लोग, सेनेटोरियल बैकग्राउंड मतलब जो पहले सीनेट में रह चुके थे वही लोग जो हैं, मोस्टली रोमन एम्पायर की हिस्ट्री हम सेनेटोरियल्स ने ही लिखी है, सीनेट के मेंबर्स ने ही लिखी है। फ्रॉम दीज इट इज़ क्लियर। ओके, तो यहाँ तक सुन लो। सीनेट में ये ऐसे होता था कि सबसे वेल्दिएस्ट फैमिलीज़ के जो लोग होते थे वही सीनेट के मेंबर बनते थे। 20-25 अगस्तस आ गया था 27 BCE में, नहीं तो 509 BCE से 27 BCE तक तो सीनेट अच्छे से चल रही थी और रिपब्लिक था रोमन कंट्री जो थी हमारी, रोम कंट्री, ठीक है। और बाद में इसमें इटली के भी कुछ लैंड ओनर्स वगैरह आ गए थे जो सीनेट के मेंबर बन गए थे। और मेंबरशिप अगर एक बार सीनेट की किसी को मिल जाए तो वो लाइफ टाइम ही रहती है, ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद वो बंदा हट जाएगा, वो लाइफ टाइम उसके पास मेंबरशिप रहती है। और जो भी हमें रोमन एम्पायर के बारे में हिस्ट्री पता लगती है वो सारी हमें सीनेट्स के बारे में ही पता लगती है, सीनेट्स ने ही वो सारी हिस्ट्री लिखी है। तो ऑब्वियसली अगर एक ही बंदा हिस्ट्री लिखेगा, एक ही बंदा सबके बारे में लिखेगा जिसके ऊपर कोई चेक नहीं होगा, तो वो अपने पर्सपेक्टिव से लिखेगा, हम बाकियों के पर्सपेक्टिव नहीं जान पाएंगे। जैसे सेम चीज़ पे मेरी रोमन एम्पायर पे कोई और पर्सपेक्टिव हो सकता है, आपका रोमन एम्पायर पे कोई और पर्सपेक्टिव हो सकता है ना। आपका किसी चीज़ पे, जैसे CJP के प्रोटेस्ट पे आपका कुछ और वो हो सकता है, क्या कहते हैं, पर्सपेक्टिव्स, और किसी और का कुछ और हो सकता है। तो अगर सीनेट्स ही लिखते हैं तो सीनेट्स का तो पर्सपेक्टिव से ही हमें सारी चीज़ें पता लगेंगी। तो राजा, जो भी एम्परर सीनेट्स के लिए अच्छा होता था, उन्हें मतलब पावर देता था, उनकी आवभगत करता था, उनके बारे में तो सीनेट्स हिस्ट्री में अच्छा लिख करके गए हैं। जिन्होंने सीनेट्स को अच्छा ऐसे भाव नहीं दिया और अपने काम से काम रखा, है ना, सीनेट्स की ज़्यादा बात नहीं सुनी, तो सीनेट्स ने उन्हें क्या किया, उन्हें गंदा बता दिया कि भाई ये तो एम्परर अच्छा नहीं था हिस्ट्री में, ये तो फालतू का एम्परर था, हम तो खुश नहीं थे इस एम्परर से, ठीक है। यहाँ पे लाइन है NCERT में, फ्रॉम दिस इट इज़ क्लियर दैट एम्परर वर जज्ड बाय हाउ दे बिहेव टुवर्ड्स सीनेट, कि अगर सीनेट के प्रति एक एम्परर का बिहेवियर अच्छा है तो सीनेट उसके बारे में अच्छा लिखेगा। अगर किसी एम्परर का
बिहेवियर सीनेट के लिए अच्छा नहीं है तो सीनेट उसके लिए बुरा लिखेंगे. द वर्स्ट एम्परर वर दोज हु वर हॉस्टाइल टू सेनेटोरियल क्लास बिहेविंग विद सस्पिशन और ब्रूटैलिटी वायलेंस. मैनी senators yearned to go back to days of republic but most must have realized that this was impossible. इनमें से काफ़ी सेनेटर्स चाहते थे जब अगस्तस ने अपनी हाथ में पावर ली कि जो ये सारी चीज़ें हैं ये बंद हो जाएं और वापस सीनेट का ही रूल आ जाए, पर ये इम्पॉसिबल हो गया था क्योंकि अगस्तस ने अब बहुत सारी जो थी अपने अंडर रूल ले लिया था और बहुत सारे लोगों को अपने अंडर कर लिया था. ठीक है, तो नेक्स्ट टू एम्परर एंड सीनेट द अदर की इंस्टीट्यूशन वाज इम्पेरियल रूल बाय आर्मी. तो अभी हमने पहले पढ़ा एम्परर के बारे में, अगस्तस के बारे में भी कि भाई वो कैसा था. उसने क्या किया, वो आया 27 BC में, सीनेट का लीडिंग सिटीज़न बन गया. उसने कहा कि मुझे प्रिंसिपेट बुलाओ, प्रिंसिपेट मतलब लीडिंग सिटीज़न, और उसने कहा कि मुझे एम्परर मत बुलाओ क्योंकि मैं तो बस लीडिंग सिटीज़न हूँ, मैं बस हर डिसीजन में पार्ट लूँगा. ठीक है, और ये था, हमने एम्परर की कहानी सुन ली. उसके बाद सीनेट की कहानी क्या हुई कि मेंबरशिप एक बार जिसको मिल जाती है उसे ही मिल जाती है, और सीनेट के प्रति जिस एम्परर का बिहेवियर अच्छा होता है वो उसके बारे में अच्छा लिखते हैं और जिसका बुरा होता है उसके बारे में बुरा लिखते हैं. और सीनेट्स ने ही मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री लिखी है, और सीनेट डिबेट एंड डिस्कशन से ही सारी चीज़ें करते थे. और 509 से 27 BC तक सब कुछ सीनेट्स ने ही किया है. और सीनेट्स के ज़माने में, सीनेट के टाइम पीरियड पे जो रोमन एम्पायर था वो सारा रिपब्लिक था, पर एम्परर के आते ही वो रिपब्लिक नहीं रहा, मोनार्की सिस्टम बन गया. ठीक है, अब एम्परर के बाद और सीनेट के बाद तीसरी चीज़ आती है आर्मी. ठीक है, next to the emperor and senate, the other key institution of the imperial rule and army. Unlike the army of its rival in the Persian Empire, which was conscripted army, the Romans had a paid on service. Indeed, the existence and the features, the army was largely single organized body in the empire. 6 lakh by the 4th century, and it certainly had to power determine the fate. Okay, so जो ईरान का आर्मी था, ईरान की जो आर्मी थी वो तो बहुत अजीब सी थी. वो क्या करते थे, किसी की ईरान के साथ लड़ाई हो जाती तो वो ना विलेजेस से लोगों को उठा लाते कि भाई आर्मी में भर्ती हो जाओ. ईरान के लोग तो ये करते थे. कॉन्स्क्रिप्टेड यहाँ पे लिखा भी हुआ है. अ कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी इज़ वन विच is forcibly recruited. Military service is compulsory for certain group or categories of population. कि एक ग्रुप है, ये लोअर क्लास के लोग हैं, ठीक है, और ये विलेजेस के हैं, इन्हें हम आर्मी में डाल देते हैं. ये तुम मरो खपो हमारे देश के लिए, शहीद हो जाओ. ठीक है, तो जो आर्मी की उन्हें ट्रेनिंग नहीं भी होती थी उन लोगों को भी ये आर्मी में डाल देते थे धक्के से, जो ईरान वाले होते थे. मतलब उनकी कोई आर्मी अच्छी नहीं थी, स्टेबल नहीं थी. अब जिसको तुम्हें पता लगे तुम आज पानी भरने गए हो, कल को कह दो भी तलवार उठाओ भी लड़ो. ठीक है, तुम तो खेती बाड़ी वाले इंसान हो, तुम्हें कह दो कि तलवार उठाओ जाओ जी लड़ो मरो खपो जो मर्जी करो, जीत के आ गए तो अच्छी बात है, लौट के आ गए नहीं तो भाई कोई बात नहीं, देश तुम्हें याद नहीं रखेगा. अभी पर दूसरी तरफ अगर हम रोमन एम्पायर की बात करें तो इनके पास एक परफेक्ट आर्मी थी जिसमें 25 ईयर्स जॉब सिक्योरिटी थी, और इनको एक पेड एक अमाउंट मिलती थी, सैलरी मिलती थी, इनकी ट्रेनिंग भी होती थी, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती थी. आर्मी बहुत ही अच्छे से इनकी आर्मी चलती थी जैसे अब हमारी चलती है, इंडिया की है ना. these soldiers was constantly agitate for better wages and service condition. हाँ, अब आर्मी पता है इतनी चालाक होती थी क्योंकि आर्मी के पास तो बहुत सारी पावर होती थी, एम्परर से भी ज़्यादा. तो आर्मी क्या करती थी, अगर कोई एम्परर उनके लिए अच्छा सिंपैथी और एम्पैथी नहीं दिखाता था, अपनी उनके वेजेस इंक्रीज़ नहीं करता था, उनकी जो गुड कंडीशंस एंड सर्विसेज की वो नहीं देता था, और उनको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखता था, उन्हें बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता था, तो आर्मी उसके अगेंस्ट हो जाती थी और उसकी बातें नहीं मानती थी और कहती थी कि ये एम्परर बदलो नहीं तो आर्मी किसी के लिए कोई काम नहीं करेगी. ठीक है, यहाँ पे लाइंस लिखी भी हुई हैं. द सोल्जर्स would constantly agitate for better wages and service conditions. These agitations took form to mutinies. Mutinies means कि जब सोल्जर्स डिनाई कर दें एम्परर के ऑर्डर को कि हम तो नहीं मान रहे. ठीक है, इफ़ द सोल्जर्स फेल डाउन बाय देयर जनरल्स और इवन एम्परर, आर्मी का कोई बड़ा बंदा जनरल या किसी एम्परर ने उन्हें फेल्ट
फेल्ट लेट डाउन, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बोल दी, उनके ईगो पे आ गई, तो फिर वो उनकी बात नहीं सुनते थे जब उन्हें चीज़ कोई हर्ट हो जाती थी. अगेन आर पिक्चर ऑफ रोमन आर्मी डिपेंड्स लार्जली ऑन द वे दे आर पोर्ट्रेड बाय सेनेटोरियल सिंपथीज. अब अगेन हम आर्मी के बारे में वहीं से समझ सकते हैं जहाँ से जो भी सीनेट्स ने लिखा है. अगर अब ये सारी हिस्ट्री सीनेट्स की लिखी हुई है तो हम सीनेट्स के पर्सपेक्टिव से ही सब कुछ देखेंगे. अभी रियलिटी तो हमें पता नहीं है ना. द सीनेट हेटेड एंड फियर्ड आर्मी बिकॉज इट वॉज अ सोर्स एंड ऑफन अनप्रेडिक्टेबल वायलेंस, स्पेशली in the tense conditions of 3rd century when government was forced to tax more heavily to pay for the mounting military expenditures. तो जो सीनेट्स हैं उन्हें आर्मी अच्छी नहीं लगती और उन्हें उनसे डर भी लगता है, क्योंकि आर्मी जो थी ना कभी भी वायलेंस कर देती थी, अनप्रडिक्टेबल वायलेंस कर देती थी. कभी सर्विसेज के कारण, कभी वेजेस के कारण, कभी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण, कभी उनसे अगर ज़्यादा देर काम करवा लो तो, कभी टैक्स इंक्रीज़ कर दो तो आर्मी हर चीज़ पे ना रौला डाल के बैठ जाती थी. जैसे वो बच्चा नहीं होता कि मैम नहीं आपने ये क्यों किया, मैम नहीं ऐसे, तो वैसे आर्मी कर लेती थी. तो यही सब कुछ है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. होप यू आर गुड एंड होप you enjoyed the lecture. So bye bye, take care of yourself and do let me know in the comments that how was the explanation and recommendations you want to give me so that I can improve in my further lectures. तो कल को वीडियो पोस्ट हो जाएगी इसके ऊपर जो हमारी सिविल वॉर है एंड आगे आर्मी का कर लेंगे. एंड अगले ही लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट भी बता दूंगी. अगले लेक्चर में हम यहाँ तक कर लेंगे, अप्रॉक्सीमेट एम्पायर वाला पूरा पार्ट हम ख़त्म कर देंगे अगले लेक्चर में. सो ओके, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय.